हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। अभी हम हमारा चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं और हमारे दो लेक्चर हो चुके हैं जिसमें हमने क्या पढ़ा हुआ है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो। तो आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे हुए हैं तो ज़रूर वो वीडियो पहले देखिए, क्योंकि वो वीडियोस पर से आपको ये जो आगे वाला चैप्टर है वो ज़्यादा इजी लगेगा। ठीक है, तो हम अभी हमारा मेन चैप्टर चालू करने वाले हैं। अब तक हमने खाली क्या पढ़ा हुआ है, बेसिक्स, कि जो ये चैप्टर में आता है। ठीक है, तो आज से हम हमारा मेन चैप्टर चालू करने वाले हैं। तो उससे पहले हम एक छोटा सा फॉर्मूला याद कर लेना है, वो आएगा आगे जाके। ठीक है, जो होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए बार इज इक्वल टू 1। ठीक है, पी ऑफ ए यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए। अभी इसके बारे में थोड़ी और चीजें बातें करेंगे हम, जैसे कि प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे, तो प्रोबेबिलिटी हमेशा होती है 0 या 1 और उसके बीच वाली कोई भी वैल्यू। ठीक है, प्रोबेबिलिटी एक से ज्यादा नहीं होती, एक से कम नहीं होती। तो हम उसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोई इवेंट है पी ऑफ ए, उसके होने की प्रोबेबिलिटी या तो 0 होगी या 0 से ज्यादा, या फिर वो होगी 1 या 1 से कम। ठीक है, तो ऐसा लिखा जाता है कि कोई भी इवेंट हो उसकी प्रोबेबिलिटी ऐसे मिलेगी। एक होता है 0 उसके जितना, या 0 से ज्यादा, या फिर 1 या 1 से कम। ये होती है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो 0 लेस देन इक्वल टू पी ऑफ ए लेस देन इक्वल टू 1। अभी दूसरी बात, तो हम प्रोबेबिलिटी में आगे देखेंगे कि जो इवेंट श्योर होती है, श्योर यानी 100% श्योर, जिनको हम सर्टेन इवेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी होगी 1। ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी। और जो इम्पॉसिबल इवेंट्स है, इम्पॉसिबल इवेंट्स, ओके एक सेकेंड, तो उनकी प्रोबेबिलिटी होगी 0। ठीक है, इंग्लिश में आप थोड़ा ग्रामर या स्पेलिंग मिस्टेक मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपको मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ, इंग्लिश नहीं। तो अगर कहीं पे आपको गलती दिखे, जैसे कि लास्ट लेक्चर में यहाँ पे एल के बाद आई नहीं था, तो वो मुझे मतलब आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। तो इम्पॉसिबल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी होती है 0। ओके, तो उसके आगे कुछ इवेंट्स होती है जिनकी प्रोबेबिलिटी 0 या 1 के बीच में होती है। जैसे कि अभी आप लोग शायद अगर क्रिकेट फैंस या कोई भी गेम के फैन है, तो भी वहां पे भी प्रोबेबिलिटी दिखाया जाता है, पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इंडिया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया या फिर अगेंस्ट इंग्लैंड, कोई भी कोई मैच चल रहा है, तो लोग मैच मैच के सिचुएशन के ऊपर से प्रोबेबिलिटी प्लस माइनस करते रहते हैं। जैसे कि बहुत कम बॉल में बहुत ज्यादा रन बनाने हैं तो प्रोबेबिलिटी जीतने की कम हो जाती है, या बहुत ज्यादा बॉल में कम रन बनाने हैं तो बढ़ जाती है। तो ऐसे आप लोग देखते हैं कि नॉर्मली वो परसेंटेज में होता है। ठीक है, तो 0 to 100% के बीच में हम दिखते हैं। ठीक है, ओके। तो ऐसे ये 3-4 चीजें जो याद रखनी है। ठीक है, जो जैसे कि कुछ इवेंट जो ऑलवेज ट्रूथ होगी, फैक्ट्स होंगे, उनकी प्रोबेबिलिटी 1 रहती है। ठीक है, जैसे कि सन राइजेस टू ईस्ट, तो सन कल राइज ईस्ट में राइज करेगा, सही बात है, वो कल ईस्ट में ही राइज करने वाला है, तो सर्टेन इवेंट है, होने वाला है, तो उसका प्रोबेबिलिटी होगा 1। ठीक है, अभी कोई गर्म मौसम वाली जगह पे बर्फ गिर जाए, ऐसा होगा कभी? जैसे कि कल बहुत बहुत गर्मी है, कल ही बर्फ गिर जाए, ऐसा नहीं होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0। ठीक है, वो एक इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा कल के लिए। हो सकता है कि थोड़े टाइम बाद हो, लेकिन कल की बात करें हम, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ आइस स्टॉर्म एट डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, तो वहां पे तो बहुत गर्मी है, वहां पे आइस स्टॉर्म होने की चांसेस बहुत कम है। ठीक है, तो उस वजह से वहां पे इम्पॉसिबल इवेंट होगा और प्रोबेबिलिटी 0 होगी। जैसे कि आपके यहाँ पे बारिश हो सकती है, कल बादल है तो हम बोल सकते हैं भाई 30% चांस है, या फिर शायद होगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में रहेगी। ठीक है, ओके। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें थी। अभी आगे और जाते जाते नई नई चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम एग्जाम्पल 1 पढ़ेंगे। हम पहले बुक को पढ़ेंगे, ठीक है, फिर हम हमारे एग्जाम रिलेटेड जो अगर नए क्वेश्चन होंगे वो करेंगे। तो अभी एग्जाम्पल 1 से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल 1। ओके, तो एग्जाम्पल 1 में क्या है,
एग्जाम्पल 1 में हमारे पास है कि अ कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को उछाला गया है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स एंड गेटिंग टेल्स। ओके, एक कॉइन को टॉस करा गया है, ठीक है, तो टोटल आउटकम कितना होगा जब अगर हम एक कॉइन टॉस करते रहो, तो टोटल आउटकम्स होते हैं हमारे पास कॉइन टॉस के बाद, एक होता है एच और एक होता है टी, दोनों ही आएंगे ना, या तो एच आएगा या तो टी, जब हम एक कॉइन टॉस करते हैं। तो टोटल आउटकम्स है हमारे पास 2। ठीक है, अभी हमें बोला हुआ है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स, तो पहला हमें पूछा गया है जिसको बोलेंगे इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स, तो वो हो जाएगा, देखो टोटल आउटकम में कितने एच आ रहे हैं, हमारे टोटल आउटकम में हेड्स कितने हैं टोटल 1, तो 1 आएगा, तो पॉसिबल आउटकम यहाँ पे है 1, एक ही एच है तो पॉसिबल आउटकम 1, ठीक है, और टोटल आउटकम 2। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला ऐसे लिखेंगे, फॉर्मूला होगा हमारा P ऑफ A इज इक्वल टू पॉसिबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। ठीक है, तो पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास कि हमें हेड मिले, तो वो यहाँ पे 1 है, तो हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी उसकी 1 डिवाइड बाय टोटल आउटकम है 2, तो आंसर आएगा 1/2। ठीक है, यही आंसर को आप डेसिमल में भी लिख सकते हो, तो 1/2 का डेसिमल करोगे तो 0.5 आएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल्स कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल्स तो आप खुद से कर सकते हो, ठीक है, कर लो, अगर खुद से आ गया है तो। रिवीजन कर रहे हो तो थोड़ा तेज भगा लो वीडियो को, मतलब स्पीड बढ़ा लो। ओके, क्या इवेंट भी गेटिंग टेल, ठीक है, तो टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो यहाँ पे देखिए टेल्स कितने हैं टोटल हमारे आउटकम्स में, टोटल आउटकम में टेल्स है हमारे पास 1, ठीक है, टेल्स 1 है और टोटल आउटकम 2 है, तो यहाँ पे वापस ये फॉर्मूला लग गया, हम यहाँ पे इवेंट भी लिखा है तो हम पी ऑफ बी लिखेंगे, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, वो हो जाएगा वापस फॉर्मूला, हम हर बार नहीं लिखेंगे, ये पहला क्वेश्चन में लिख लेते हैं, ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा आपके एग्जाम में, पॉसिबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। ओके, तो पॉसिबल आउटकम कितना है हमारे पास, वो है यहाँ पे भी 1, क्योंकि एक ही टेल आ रहा है, और टोटल आउटकम 2, तो आंसर आएगा हमारा 1/2। ठीक है, तो ऐसे ये दोनों आउटकम्स की टोटल प्रोबेबिलिटी, मतलब दोनों के आंसर कैसा है, सेम सेम, ठीक है, लिए मतलब ये है ना, दोनों की प्रोबेबिलिटी टेल आने और हेड आने की प्रोबेबिलिटी कैसी है, सेम टू सेम। ठीक है, आप देखिए इसीलिए तो क्रिकेट मैच या फिर कोई भी मैच चालू होने से पहले क्या होता है, कॉइन टॉस होता है। ठीक है, अगर आपका हेड है मेरा टेल है, मतलब कॉइन टॉस करेंगे कुछ भी आ सकता है ना, तो ये क्या होता है पता है, एक फेयर होता है, फेयर इवेंट होता है, ठीक है ना, जैसे कि आपने बोला हेड, तो हेड आने के चांसेस उतने ही है जितने टेल्स आने के हैं, ठीक है, तो आपने जीतने के चांस, मतलब आपके जो जीतने के चांस है वो उतने ही है जितने मेरे हैं, इसीलिए हम कॉइन टॉस करते हैं, ठीक है, कोई इवेंट चालू करने से पहले, क्योंकि ये एकदम फेयर होता है, ठीक है, इसमें कोई पक्षपात नहीं होता, ठीक है, मतलब कोई जात का, वो कोई तरह का, क्या बोले हम, फेवरेट, मतलब कोई फेवरेट नहीं होता ऐसा कि आपको पहले बैटिंग मिल गई मेरे को बॉलिंग, ऐसा। ओके, तो यहाँ पे अभी हम आगे एग्जाम्पल 2 पढ़ेंगे जो आपकी बुक में दिया हुआ है, ये आपको खुद से आ सकता है लेकिन हम फिर भी देख लेंगे, ठीक है। ओके, अगर आपको आता है तो आप डायरेक्ट क्या करो, वीडियो को थोड़ा तेज देख लो। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि एक बैग में रेड, ब्लू और येलो ऐसे 3 सेम साइज के बॉल्स दिए हुए हैं, ठीक है, कौन कौन से है, रेड है, फिर येलो है और ग्रीन, तीनों सेम साइज के, ठीक है, तो टोटल कितने बॉल्स हो गए हमारे पास, ठीक है, और उन लोगों ने बोला है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी व्हेन समवन, कौन है यहाँ पे, कृतिका, कृतिका एक अपना हाथ डाल के ऐसे, उसको पता नहीं कि कौन सा बॉल उसके हाथ में आ रहा है,
वो ले रही है बाहर हाथ में, ठीक है, क्योंकि साइज से में मुझे नहीं पता चलेगा ना कि कौन सा बॉल येलो है, कौन सा रेड, कौन सा ब्लू, जैसे कि तीनों अलग अलग साइज के तो पता चल जाएगा, लेकिन इसीलिए सेम साइज के कि हमें पता ना चले और हम एक रैंडम इवेंट बना दे इसको, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर्टेन ही है कि जो निकलेगा वो येलो ही होगा, ऐसे अगर हमें पता है पहले से, तो इसलिए तीनों सेम साइज के और हम ऐसे एकदम आंखें बंद करके निकल रहे हैं, ठीक है, वैसा यहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आती है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, पहला बोला हुआ है 1, इवेंट ए बोलेंगे जिसको, क्या, गेटिंग रेड बॉल पहला है, ओके, येलो बॉल, और येलो बॉल, तो येलो बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो यहाँ पे येलो बॉल्स टोटल कितने हैं, तो येलो बॉल्स है हमारे पास 1, और टोटल टोटल बॉल्स है हमारे पास 3, तो पॉसिबल आउटकम है, मतलब येलो एक ही है, तो पॉसिबल कितने हैं बाहर आने के, येलो कितने बाहर आ सकते हैं बैग में से, एक ही, ठीक है, तो यहाँ पे पी ऑफ ए हो जाएगा हमारा 1 पॉसिबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम 3, समझ आया। ओके, अभी ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, इवेंट बी गेटिंग अ रेड बॉल, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी हो जाएगी यहाँ पे पी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/3, क्योंकि ये रेड बॉल भी कितने हैं हमारे पास, एक ही है, और टोटल बॉल्स 3, तो रेड बॉल कितने बाहर निकल सकते हैं अंदर से, एक, और टोटल कितने हैं 3, इसका भी 1/3, तो आप खुद से निकाल लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल कितना रहेगा, तीसरा वाला ब्लू है भाई, मैंने येलो लिख दिया है, ठीक है, ओके, मतलब ग्रीन लिख दिया है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा यहाँ पे ब्लू है, ओके, ठीक है। तो अभी हम आगे देखेंगे, तो ये तीसरे वाले की भी प्रोबेबिलिटी निकालोगे ना पी ऑफ सी, तो वो भी आ जाएगा 1/3, ठीक है, समझ आए। अभी देखिए ये दोनों क्वेश्चन में तीनों की पर्सनली अलग अलग प्रोबेबिलिटीज पूछी गई है, खाली येलो, खाली रेड, और खाली ब्लू, मतलब ओनली येलो, ओनली रेड और ओनली ब्लू की प्रोबेबिलिटी पूछी हुई है, ठीक है। अभी ये जो तीनों की स्पेशली अलग अलग जो प्रोबेबिलिटी पूछी गई है उसकी वजह से अभी यहाँ पे देखिएगा, ये एक मस्त चीज आपको समझनी है, यहाँ पे पी ऑफ ए यही केस में प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी कितना हो रहा है, आप देखिए हियर इज इक्वल टू कितना होगा, पी ऑफ ए हमारे पास कितना है, वो है 1/3, पी ऑफ बी कितना है, वो भी है 1/3, पी ऑफ सी कितना है, वो भी है 1/3, तो डिनोमिनेटर सेम, तो उसको कॉमन में लिख देंगे और न्यूमरेटर्स का ऐड, तो 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा 3/3, तो 3/3 कितना होता है 1, ठीक है। तो इसके ऊपर से बोल सकते हैं कि ये जो तीनों इवेंट है ना जिसमें स्पेशली खाली पर केस बात करी गई है कि रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, खाली ग्रीन की, खाली ब्लू की, तो इन तीनों इवेंट्स को बोले जा सकते हैं, ये तीनों इवेंट है ना उनका बोल सकते हो एलिमेंट्री इवेंट्स, क्या बोल सकते हो, एलिमेंट्री इवेंट्स। वैसे ही यहाँ पे देखिए खाली टेल या खाली हेड की बात करिए, यहाँ पे गेटिंग अ हेड और यहाँ पे गेटिंग टेल्स, खाली कोई स्पेशल आउटकम की बात करिए और उन दोनों आउटकम्स की यहाँ पे भी देखिए इसकी भी प्रोबेबिलिटी 0.5 + 0.5, ये वाले केस की बात करें हम केस नंबर 1 में, एग्जांपल 1 में, तो यहाँ पे भी पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी करोगे आप लोग, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी करेंगे तो हमें यहाँ पे 0.5 + 0.5 इज इक्वल टू 1 मिलेगी टोटल प्रोबेबिलिटी। सारी इवेंट्स जो है सारी एलिमेंट्री इवेंट्स, एलिमेंट्री यानी सब एक बाद एक इवेंट्स ली है और उनकी प्रोबेबिलिटी 1 है, तो उनको एलिमेंट्री इवेंट्स बोलते हैं, ठीक है, समझ आया, ओके, और उनका सम कितना होता है 1, सारी एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज का सम ऑलवेज कितना होगा 1, तो ये आपको याद रखना है एज अ मतलब 1 वर्ड क्वेश्चन, एमसीक्यूज में कभी पूछ सकते हैं वो लोग, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डैश इवेंट्स एज सम 1, तो एलिमेंट्री इवेंट्स ऐसे, ओके। तो अभी हम पढ़ेंगे एग्जांपल नंबर 3, ठीक है,
तो एग्जाम्पल 3 में हमें क्या बोला हुआ है कि हमारे पास एक डाई है, डाइस वाला डाई, लूडो वाला, एग्जाम्पल नंबर 3। और वो लोग क्या बोल रहे हैं हमें ये क्वेश्चन में कि उसको, वो जो डाई है ना, उसको आप एक बार थ्रो कर रहे हो तो कौन कौन से आउटकम आ सकते हैं। डाई जिसमें 6 अलग अलग नंबर लिखे होते हैं या फिर 6 डॉट करे होते हैं, ठीक है ना, आप लोगों ने देखा ही है, लेकिन फिर भी लूडो वाली याद ताजा हो जाए। ओके, ये ऐसे नंबर लिखे होते हैं इसके ऊपर, ठीक है, और हमें क्या देखना होता है कि ऊपर कौन सा नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे। तो एक डाई को थ्रो करेंगे तो टोटल टोटल कितने आउटकम आ सकते हैं उसके ऊपर। तो डाई को थ्रो करेंगे तो टोटल आउटकम आएंगे हमारे, वो हो जाएंगे हमारे पास 6। कौन कौन से 6 आउटकम होते हैं यहाँ पे, तो वो होते हैं 1 2 3 4 5 6। आप जब डाई थ्रो करते हो तो ये 6 में से ही कोई एक आता है ना, तो टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास, ये 6। ओके, तो हमें पूछा क्या गया है, उन लोगों ने पूछा है कि जो अपर सरफेस है उसके सरफेस के ऊपर, पहला क्वेश्चन है अ नंबर ग्रेटर देन 4, मतलब जो नंबर आ रहा है पी ऑफ, अरे इवेंट ए बोलेंगे इसको, इवेंट ए, वी गेट, मतलब नंबर ग्रेटर देन 4। चलो, अगर एक डाई थ्रो कर रहा हो तो 4 से बड़े नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, मतलब कौन कौन से नंबर है जो 4 से बड़े जो आ सकते हैं डाई पे। तो पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पे होंगे हमारे, पॉसिबल आउटकम्स वो हो जाएंगे खाली दो, 5 और 6। जो आपके आउटकम्स है ना, जो पॉसिबल आउटकम अगर आप दिखा रहे हो क्वेश्चन में, तो वो आपको ये ऐसे कर्ली ब्रैकेट में दिखाना है, और उनके जो नंबर है टोटल कितने पॉसिबल आउटकम है, यहाँ पे 2 है, 5 और 6, तो उसको नॉर्मली लिखना है, ठीक है। कभी भी आप अपने आउटकम्स दिखाओगे कि कौन कौन से आउटकम है तो उनको कर्ली ब्रैकेट में दिखाओ, ठीक है। ओके, तो ये पॉसिबल आउटकम्स हो गए। तो अभी हमारा पी ऑफ ए कितना होगा, तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। पॉसिबल आउटकम हमारे पास है 2, हमें लिखना है ये पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो यहाँ पे आ जाएगा पॉसिबल आउटकम है 2, टोटल आउटकम है हमारे पास 6, तो आंसर आ जाएगा 1/3। 2 1 2, 2 3 6, ठीक है। नॉर्मली रूल ऐसा होता है, मतलब नॉर्मली ऐसा करना ही होता है कि इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, मतलब जब तक कोई भी ऊपर और नीचे नंबर कोई भी टेबल में आ रहे तो उसको उस टेबल से डिवाइड करके फिर आंसर लिखो लास्ट वाला, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म करना है हमें, ठीक है ना। ओके, तो पी ऑफ ए हो गया। अभी उन लोगों ने पी ऑफ बी पूछा हुआ है कि अ नंबर 4 और लेस देन 4, ठीक है। क्या लिखा हुआ है इवेंट बी, इवेंट बी में पूछा हुआ है अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। चलो, लेस देन और इक्वल टू 4 आने के चांसेस कितने हैं, 4 से लेस यानी 1 2 3, और इक्वल टू 4, तो टोटल आउटकम हमारे होंगे, पॉसिबल आउटकम वो हो जाएंगे 1 2 3 और 4, तो टोटल आउटकम्स है हमारे पास 4, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पी ऑफ बी की बात करें तो वो कितना होगा, तो पी ऑफ बी होगा हमारे पास, टोटल पॉसिबल आउटकम है हमारे पास 4, तो पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, तो आंसर आएगा 4/6 इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा एक एग्जाम्पल खत्म, एग्जाम्पल नंबर 3। तो हम अभी आगे बढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 पे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अभी हमारा ये जो ये क्वेश्चन है ना, ये काम में आएगा, ये फॉर्मूला पहला, आप लोग एक बार नोट कर लीजिए अगर आपने नहीं करा हुआ है तो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, ओके, तो अभी हम एग्जाम्पल 4 करेंगे। ये फॉर्मूला की जरूरत है तो मैं रख रहा हूं।
ओके, तो आप लोग भी अपनी बुक और नोटबुक और पेन साथ में रख के ही पढ़िए। पहले क्वेश्चन खुद से पढ़िए और पहले खुद से सॉल्व करिए, फिर यहाँ पे बोर्ड पे देखिए, ठीक है। तब तक वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करिए। एग्जाम्पल 4। तो हमें क्या बोला हुआ है यहाँ पे ये एग्जाम्पल में कि हमारे पास अ डेक ऑफ कार्ड है जहां पे 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है ना। उसमें से हम एक कार्ड निकाल रहे हैं, वो कार्ड एस हो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है और एस ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है। हमें बोला हुआ है कि वो कार्ड एस हो उसकी प्रोबेबिलिटी और एस ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी। तो पहले यहाँ पे ये फॉर्मूला है ना उसको समझते हैं। इसका यूज हो सकता है, नहीं करेंगे तो भी ये क्वेश्चन हो सकता है। तो यहाँ पे अ कार्ड टू बी एस, मतलब एक कार्ड है वो एस है, उसकी प्रोबेबिलिटी हम देखे और उसको बोले हम पी ऑफ ए, ठीक है। तो अ कार्ड नॉट टू बी एस, उसकी प्रोबेबिलिटी को क्या बोल सकते हैं पता है, उसी को बोल सकते हैं हम पी ऑफ ए बार। समझ आया। कोई अगर आउटकम है या कोई इवेंट है उसको आप पी ऑफ ए बोलो या पी ऑफ बी बोलो, तो उसकी नेगेटिव इवेंट, मतलब वो इवेंट अगर होने के चांसेस को पी ऑफ ए बोलो, तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी आप क्या बोलोगे, पी ऑफ ए बार। समझ आया। जैसे कि कार्ड टू बी एस उसका पी ऑफ ए, तो कार्ड नॉट टू बी एस उसका हो जाएगा पी ऑफ ए बार, ठीक है। तो कोई भी दो इवेंट, जैसे कि बारिश आने की, मतलब इट विल रेन, उसकी प्रोबेबिलिटी को आप पी ऑफ ई बोलो, तो इट वॉन्ट रेन, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी पी ऑफ ई बार, ठीक है। अगर वो बारिश होगी उसकी प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ई है, तो बारिश नहीं होगी उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी पी ऑफ ई बार। और इसी वजह से क्या होता है कि अगर किसी चीज होने और ना होने की टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1, इसीलिए ऐसा होगा कि पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार हो जाएगा 1। जैसे इसको एकदम अच्छे से समझना है ना, तो आप ऐसे ले लो क्यों इसका आंसर 1 आता है। मैं एक बार थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन लेके बता रहा हूं, जैसे कि इंडिया विल विन, मतलब हम मैच जीत रहे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी हम ले ले पी ऑफ ए, ठीक है। तो इंडिया विल लूज, ऐसा करें कि लूज, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी पी ऑफ ए बार। समझ आया। यहाँ पे क्या होगा, देखो अगर हम मैच जीते तो प्रोबेबिलिटी जीतने की कितनी हो गई, तो हो गई 1। तो इन दोनों का सम देखो, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए बार, उसमें हम जीत गए ना, तो प्रोबेबिलिटी इसकी 1, और हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, गलत हो गई ना ये बात कि हम हारे, क्योंकि हम तो जीते, तो हारने की प्रोबेबिलिटी हो गई 0। अगर हम हारे मैच, तो हारने की प्रोबेबिलिटी, तो जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 0, और हारने की कितनी हो गई 1। फाइनल आंसर कितना आएगा, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए बार 1 ही आएगा, ठीक है ना। अगर ड्रॉ गया तो इसका भी 50%, इसका भी 50%, 50-50, ठीक है ना। वैसे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे ड्रॉ नहीं लेना है हमें। ओके, समझ आया होगा आप लोगों को ये। तो इसी के ऊपर से आगे के क्वेश्चन करने, ये खाली ऐसा समझना था कि अगर एक किसी चीज की प्रोबेबिलिटी है, तो उसी चीज की प्रोबेबिलिटी नहीं होने की, मतलब वो चीज होने की या वो इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी अगर नेगेटिव में, अगर यहाँ पे कार्ड है एस तो पी ऑफ ए, कार्ड एस नहीं है तो पी ऑफ ए बार, वैसा समझना है हमें, ठीक है। ओके, चलिए, तो हम यहाँ पे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इसको उड़ा दूंगा। चलो, तो यहाँ पे हमें बोला हुआ है कि हमारे पास अ डेक ऑफ कार्ड है जिसमें कितने कार्ड होते हैं, 52, आप लोगों को पता ही होगा। ओके, तो ये 52 जो कार्ड्स है, टोटल कार्ड्स, ये कितने हैं 52, उसमें से कार्ड एस हो, चलो एस कितने होंगे, लास्ट ही लेक्चर में बताया हुआ है। लास्ट लेक्चर अगर आप लोगों ने देखा हुआ है तो उसमें बताया हुआ है कि एस कितने होते हैं। तो टोटल एस जो होता है ना, कार्ड इज एस, तो एस होते हैं यहाँ पे 4। कौन कौन से, डायमंड्स, क्लब्स, हार्ट्स और स्पेड्स, चारों का एक एक होता है, ठीक है ना। ओके, और नॉट एस, तो टोटल 52 कार्ड में एस 4 होते हैं, तो नॉट एस कितने होंगे,
वो हो जाएंगे नॉट एन एस, तो हो जाएंगे 48। अभी हमें पहले प्रोबेबिलिटी पूछी हुई है, इवेंट ए बोल देंगे, इवेंट ए वो पूछा हुआ है कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस। ठीक है, तो गेटिंग चलो, तो टोटल आउटकम कितने हैं एस आने के, तो हार्ट्स का एस, ठीक है, फिर डायमंड्स का, क्लब्स का और स्पेड का। ठीक है, तो पी ऑफ ए, जो हमारा पी ऑफ ए होगा वो हो जाएगा 4/52। ठीक है, अभी 4 और 52 को हम डिवाइड कर सकते हैं, तो 4 1 जा 4 और 4 13 जा 52, तो आंसर आ जाएगा लास्ट में 1/13। ठीक है, अभी गेटिंग एन एस है, उसका उल्टा इवेंट है कि नॉट गेटिंग एन एस। ठीक है, इवेंट भी बोलेंगे जिसको, क्या है, नॉट गेटिंग एन एस। तो यहां पे क्या होगा, तो पी ऑफ ए, पी ऑफ बी होगा हमारा नॉट गेटिंग एस, उसमें कितने 48 डिवाइड बाय टोटल कार्ड से 52, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, तो 12 4 जा 48, 13 4 जा 52, ये 4 4 गया तो आंसर आएगा 12/13। समझ आया, तो ये हमें मिला पी ऑफ बी। लेकिन ये दोनों इवेंट कैसे है, एक दूसरे के नेगेटिव, तो हम पहले तो फॉर्मूला भी चेक कर सकते हैं कि ये सही है, या फिर हम एक के ऊपर से दूसरा आउटकम भी निकाल सकते हैं। जैसे कि मेरे पास अभी पी ऑफ ए आ गया, ये नॉट गेटिंग एन एस, उसको क्या हम देखो, पी ऑफ ए यानी गेटिंग एन एस, नॉट गेटिंग एन एस को क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, इसी को ही पी ऑफ ए बार, क्या बोल सकते हैं अपने इसको पी ऑफ ए बार, क्योंकि ये जो इवेंट है उसका ये नेगेटिव इवेंट है। ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं, तो हम ये दूसरी तरीके से निकालते हैं। जैसे हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमारे पास है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए बार इज इक्वल टू 1। अभी सपोज करो आपको ये तरीके से नहीं करना है ये वाला, हम इसका ऑपोजिट तरीका यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पी ऑफ ए की वैल्यू है हमारे पास 1/13, तो देयरफॉर यहाँ पे ले लेंगे हम 1/13 प्लस पी ऑफ ए बार इज इक्वल टू 1। तो पी ऑफ ए बार हमें मिलेगा 1 - 1/13। ठीक है, ये 13 नीचे है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ऐसा है 1 माइनस, अगर a बाय बी लिखा हुआ है तो ये b को सामने मल्टीप्लाई करो, माइनस a पूरे के डिवाइड में b, यहाँ पे b हमारा है 13, तो 13 को सामने मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 माइनस a यानी 1 ही है हमारा ये, तो यहाँ पे आएगा 13 - 1/13, तो आंसर आएगा 12/13। समझ आया, देखिए ये सेम आंसर है। ठीक है, या फिर इन दोनों को लेके प्लस करोगे तो भी पी ऑफ ए और ये पी ऑफ ए बार दोनों मिलके भी हो जाएगा 1। या फिर पहला वाला इवेंट मिल गया तो दूसरा निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, जब इवेंट्स एक दूसरे के ऑपोजिट है। समझ आया ये, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन एक्सरसाइज में है और अभी आगे भी है, तो हम देखते हैं। ठीक है, चलिए, ये नॉर्मली पूछा जाता है ऐसे टाइप के क्वेश्चन एमसीक्यू में, ये जो क्वेश्चन है ना वो वाले। चलिए, तो आगे हमारे पास नया एग्जांपल है, हमारा एग्जांपल नंबर 5। पहले खुद से सॉल्व करने का ट्राई करिए, नहीं हो रहा है तो वीडियो को कंटिन्यू करिए। क्या लिखा हुआ है एग्जांपल 5 में, उसमें दिया हुआ है कि यहाँ पे 2 प्लेयर्स आर प्लेइंग टेनिस मैच। कौन कौन है, संगीता एंड रेशमा। ठीक है, संगीता अगर मैच जीत रही है तो उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग मैच इज 0.62। ठीक है, संगीता's विनिंग प्रोबेबिलिटी कितना है, 0.62। तो हमें क्या बोला हुआ है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट रेशमा विन्स द मैच, कि रेशमा की मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो आप उसको क्या बोल सकते हो, रेशमा जितनी प्रोबेबिलिटी से मैच जीतेगी उसी को हम ऐसा बोल सकते हैं कि उसी प्रोबेबिलिटी से संगीता मैच हारेगी। ठीक है, आपके और मेरे बीच में मैच है,
आपके जीतने के चांस 60% है, तो मेरे जीतने के चांस कितने हुए? 40%। ठीक है, अभी मेरे जो जीतने के चांस है उतने ही आपके क्या हो जाएंगे? हारने के चांसेस। समझ आए ना? अगर मैं 40% चांस है मेरे जीतने के, तो मतलब 40% चांस है आपके हारने के, 40% चांस आपके जीतने हैं, मतलब 60% चांस अगर आपके जीतने के हैं, तो मेरे हारने के चांस भी उतने ही है जितने आपके जीतने के हैं। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है उन्होंने कि रेशमा की जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो रेशमा की जो जीतने की प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी? संगीता की हारने की प्रोबेबिलिटी की। ठीक है, तो संगीता विनिंग द मैच, मतलब संगीता की जीतने की प्रोबेबिलिटी अगर हम बोले पी ऑफ एस जो दिया हुआ है 0.62, तो रेशमा विंस मैच, जिसको हम बोल सकते हैं पी ऑफ आर, रेशमा के जीतने की प्रोबेबिलिटी। लेकिन उसी को क्या मैं बोल सकता हूं ऐसे, पी ऑफ एस डैश। समझ आया? संगीता की जो जीतने की प्रोबेबिलिटी हो 0.62, रेशमा की जीतने की प्रोबेबिलिटी होगी पी ऑफ आर, ऐसा समझ लेते हैं। और वही पी ऑफ आर कितना होगा? रेशमा की जीतने की प्रोबेबिलिटी संगीता की किसकी प्रोबेबिलिटी जितना होगा? हारने की। तो विनिंग प्रोबेबिलिटी इज पी ऑफ एस, तो संगीता की लूजिंग प्रोबेबिलिटी हम पी ऑफ एस डैश बोल सकते हैं। ठीक है, और ये पी ऑफ एस डैश जितना होगा उतना ही कितना होगा? पी ऑफ आर। समझ आया आप लोगों को? ओके, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे सिंपल वाला, क्या हमारा यही फॉर्मूला। तो पी ऑफ एस प्लस पी ऑफ आर इज इक्वल टू होगा 1। रेशमा की जीतने की प्रोबेबिलिटी प्लस संगीता की जीतने की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1। कोई एक तो जीतेगा ही, तो एक की 1 हो जाएगी, दूसरे की 0। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे वैसे देखा जाए तो फॉर्मूला वाइज समझा रहा हूँ, ऐसे 1-0 नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा? पी ऑफ एस है हमारे पास 0.62, पी ऑफ आर जो हमारे पास नहीं है इज इक्वल टू 1। तो देयरफॉर पी ऑफ आर कितना होगा? वो हो जाएगा 1 माइनस 0.62, जो मिलेगा हमें 0.38 पी ऑफ आर। कैसे करना है पता है आप लोगों को? ये ऐसे करना है 1.00 माइनस 0.62, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के फिर सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, ये देख लेना एक बार, बहुत सारे बच्चे ये कर लेते हैं 0.62 माइनस ऐसे 1 कर लेते हो। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, गलती से भी आपसे ऐसा ना हो जाए। ठीक है, मैंने देखा है इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। चलिए, समझ आया? चलिए, तो यहाँ पे जीतने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी किसकी? रेशमा की, वो हो जाएगी 0.38। ओके, तो आगे वाला क्वेश्चन है हमारे पास एग्जाम्पल 6। यहाँ पे ऐसे है कि सविता एंड हमीदा ये दोनों दोस्त हैं, उनके बर्थडेज अलग अलग हो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, और उनके बर्थडे सेम हो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपने खुद से ट्राई करा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। तो एग्जांपल नंबर 6, यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि दो दोस्त हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी, मतलब उनके जन्मदिन साथ में आए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, और साथ में ना आए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। चलो, तो हम ऐसे सोचेंगे इसको कि यहाँ पे ना क्वेश्चन, टोटल डेज कितने होते हैं हमारे पास? जन्मदिन साल में एक बार आता है, तो साल में ही प्रोबेबिलिटी आएगी पूरे साल के दिनों में। तो टोटल डेज होते हैं हमारे पास 365। ठीक है, अभी चलो आपका बर्थडे, चलो समझ लेते हैं, आपका और आपके दोस्त की बात कर ले। अगर आपका बर्थडे 1 जनवरी को है, खाली एग्जांपल, और तो आपका दोस्त का बर्थडे आपके जन्मदिन के साथ ना हो, तो क्या प्रोबेबिलिटी है उसका बर्थडे आने की? कितने दिन है जिसमें उसका बर्थडे आ सकता है? आपका 1 जनवरी को आ गया, आप सोच लो ये नॉन लीप ईयर है। ठीक है, ओके, और आपका बर्थडे आ गया कौन से डेट को? 1 जनवरी। और आपका और आपके दोस्त का बर्थडे सेम नहीं है, तो कौन कौन से दिन है जब उसका बर्थडे आ सकता है? तो वो हो जाएगा 2 जनवरी से लेके कहां तक? 31 दिसंबर तक, कोई भी दिन आपको पता नहीं है। समझ आया? आपका और आपके दोस्त का बर्थडे, मतलब आपका 1 जनवरी को है, लेकिन उसका 1 जनवरी के अलावा कोई और दिन है, आपको नहीं पता कौन सा दिन, बस आपको इतना ही पता है कि आपके साथ नहीं है। तो कितने आउटकम हो सकते हैं जिसमें उसका बर्थडे आ सकता है? तो वहां पे और 364 डेज पड़े हुए हैं जिसमें उसका बर्थडे आ सकता है। ठीक है, तो पॉसिबल कितने आउटकम है, पॉसिबल डेज कितने हैं जिसमें से कोई एक दिन होगा उसका बर्थडे?
तो पॉसिबल डेज है हमारे पास 364। तो यहाँ पे हम पहला वाला इवेंट लिखेंगे ना कि बर्थडेज आर ऑन डिफरेंट डेज, ठीक है, बर्थडेज पी ऑफ ई बोल देते हैं इसको, बर्थडेज आर ऑन डिफरेंट डेज। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, जो हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, पी ऑफ ई इज इक्वल टू 364 डिवाइड बाय टोटल डेज कितने होते हैं, वो होते हैं 365। समझ आया? ठीक है, ओके। यहाँ पे पी ऑफ ई नहीं लिखना है, यहाँ पे इवेंट ही लिखना है, ठीक है, इवेंट ही। ओके, समझ आया आप लोगों को कैसे आता है 364/365? ओके, अभी आगे देखिए, यहाँ पे दूसरा क्या पूछा है कि उनका बर्थडे सेम डेट पे हो। चलो, आपका भी 1 जनवरी, आपके दोस्त का भी 1 जनवरी, कितने आउटकम हुए? टोटल डेज 365 है, दोनों का बर्थडे एक ही दिन पे है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम आएंगे 1। ठीक है, तो आपका आंसर ऐसे आ सकता है ऑन सेम डेज के लिए कि बर्थडे ऑन सेम डे, तो यहाँ पे ऑन इवेंट ई है तो एफ बोल देते हैं, ठीक है, ऑन सेम डेज, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं पी ऑफ एफ इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, 1/365। और पी ऑफ एफ को ही आप क्या बोल सकते हो पता है, इसी को आप बोल सकते हो पी ऑफ ई बार। देखो, ऑन डिफरेंट डेज, डिफरेंट का ऑपोजिट क्या होगा, सेम। तो बर्थडेज आर ऑन डिफरेंट डेज, बर्थडे आर नॉट ऑन डिफरेंट डेज, ठीक है, या फिर ऑन सेम डेज, ऑन नॉट सेम डेज, ठीक है, नॉट सेम डेज होगा ना, ये डिफरेंट डेज का मतलब क्या होता है, बर्थडेज आर ऑन नॉट सेम डेज, तो डिफरेंट डेज, तो इसको पी ऑफ ई बोलोगे तो ये पी ऑफ ई बार हो जाएगा। तो आप ऐसे भी ये क्वेश्चन कर सकते हो कि पी ऑफ ई हमें दिया हुआ है प्लस पी ऑफ ई बार हमें ढूंढना है इज इक्वल टू 1। पी ऑफ ई हमें मिला 364 अपॉन 365 प्लस पी ऑफ ई बार इज इक्वल टू 1। अभी पी ऑफ ई बार कैसे निकालोगे, तो वो सामने जाएगा टर्म हमारा, सॉरी, हाँ, ये अभी हमारा टर्म सामने जाएगा, तो पी ऑफ ई बार इज इक्वल टू 1 माइनस, ये टर्म सामने आया तो माइनस हो जाएगा, और दूसरा 364 अपॉन 365, ये ऊपर कैसे करेंगे, ऐसे, पहला स्टेप नीचे, दूसरा स्टेप यहाँ पे 1 माइनस करना है ना, 1 माइनस ए बाई बी, यानी ये बी को पहले ऊपर मल्टीप्लाई करो, माइनस ए करो और पूरे के डिवाइड में बी, तो ये 365 1 से मल्टीप्लाई होगा, 365 माइनस 364 अपॉन 365, देखो ये स्टेप, इसका आंसर आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 1/365। समझ आया? तो आप ये दोनों तरीके से कर सकते हो, ये दूसरा तरीका यहाँ पे ये है एक, और ये अब दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो, ठीक है, ओके। ओके, ये दोनों इवेंट है ना, एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होती है, मतलब एक दूसरे की ऑपोजिट, ठीक है ना, तो इनको क्या बोला जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, जो एक दूसरे की उल्टी फुल्टी होती है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम, ये एग्जाम्पल हमारा खत्म होता है और आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, आप ये दूसरा तरीका खुद से घर से कर लीजिएगा, ठीक है। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल नंबर 7। तो एग्जाम्पल 7 में क्या है कि एक क्लास में टोटल 40 स्टूडेंट्स है, जिसमें से 25 गर्ल्स और 15 बॉयज है, ठीक है, ओके। कौन सा है ये एग्जाम्पल 7? हमें बोला हुआ है कि एक क्लास है जिसमें हमारे पास टोटल 40 स्टूडेंट्स है, टोटल स्टूडेंट्स है 40, उसमें गर्ल्स कितने हैं हमारे पास, गर्ल्स है हमारे पास 25 और बॉयज 15, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि टीचर सारे
स्टूडेंट में से किसी एक को क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहते हैं, ठीक है, मॉनिटर बनाना चाहते हैं। और अभी यहाँ पे सारे बच्चों के नाम उन्होंने क्या कर दिए, एक चिट्ठी में लिख दिए है, ठीक है। और वो एक वो होता है ना बड़ा सा फिश बाउल, बस फिश बाउल में डाले हुए हैं, ठीक है। ओके, मतलब यहाँ पे बैग में रखा हुआ है, और बैग में से कोई एक चिट्ठी उठा के जो नाम निकलेगा टीचर उसी नाम वाले बच्चे को क्या बना देंगे, मॉनिटर। ऐसा नहीं कि जिसके मार्क्स अच्छे है उसको मॉनिटर बनेंगे, यहाँ पे लक पे चलेगा। ओके, तो यहाँ पे ऐसा है कि जो क्या जिसका नाम आया वो मॉनिटर। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई बॉय मॉनिटर बनेगा और क्या प्रोबेबिलिटी है कि गर्ल मॉनिटर बनेगी। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे, यहाँ पे पहले क्या लिखा हुआ है, पहला है प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉनिटर बीइंग अ बॉय, यानी कि चिट्ठी के ऊपर बॉय मतलब गर्ल का नेम हो, ठीक है, पी ऑफ ए, ठीक है। इवेंट ए लिखते हैं पहले, इवेंट में क्या बोला हुआ है, दैट नेम कम्स इज गर्ल्स, ठीक है, गर्ल का नेम है, जो नेम आ रहा है चिट्ठी में से वो गर्ल का नेम है। तो पी ऑफ इवेंट ई बोलेंगे इसको, ठीक है, हमारा इवेंट ई है या फिर इवेंट ए, कि नेम दैट कम्स आउट इज अ गर्ल, ठीक है। तो पी ऑफ ए हो जाएगा हमारा, कितनी गर्ल्स हैं यहाँ पे, कितने नेम होंगे हमारी चिट्ठियों में, जितने जो गर्ल्स हो, जितनी गर्ल्स है क्लास में उतने ही नेम होंगे चिट्ठियों पे, तो वो होंगे 25 डिवाइड बाई टोटल हो जाएगा 40। इसको हमें लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, 25 डिवाइड बाई 40, तो 5 5 जा 5 8 जा, ठीक है। अभी बोला हुआ है कि नेम कम्स इज अ बॉय। चलो, ये दोनों क्या, इन दोनों को हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स बोल सकते हैं। मतलब ये अगर पी ऑफ ए बोलूं तो बॉय का मतलब बॉय का नाम है उसको क्या बोल सकते हैं हम, पी ऑफ ए बार बोल सकते हैं, क्योंकि गर्ल नहीं होगी तो क्या होगा, बॉय ही होगा, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट, ठीक है ना। तो जब ऑपोजिट इवेंट्स होती है तो हम क्या कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो आप खुद बुक में अगर कोई अलग फॉर्मूला है तो वैसे करो, ठीक है, बुक में दोनों तरीके दिए हुए हैं, हम यहाँ पे दूसरा तरीका यूज करते हैं जो हमने अभी करा उससे अलग। यहाँ पे इवेंट बी की बात करें तो इवेंट बी, बॉयज नेम कम्स आउट, ठीक है, चिट्ठी में से लड़के का नाम निकला, तो बॉयज नेम कम्स आउट यानी गर्ल का नेम नहीं है ना, गर्ल्स नेम कम आउट है ना, उसका पी ऑफ ए है, तो गर्ल्स के नॉट कम आउट हो जाएगा ये पी ऑफ ए बार। तो पी ऑफ बी को ही क्या बोल सकते हैं, पी ऑफ बी इज इक्वल टू हो जाएगा पी ऑफ ए बार, है ना। मतलब इसको पी ऑफ ए बार बोल सकते हो ना, ये बॉय बॉय का नाम आना यानी गर्ल का नाम नहीं आना, सेम हुआ ना ये, क्योंकि तभी बॉय का नाम होगा। तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा देंगे कि पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए बार इज इक्वल टू 1। पी ऑफ ए हमारे पास है कितना है, वो 5/8, therefore 5/8 प्लस पी ऑफ ए बार इज इक्वल टू 1। तो पी ऑफ ए बार हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 5/8, ये 8 मल्टीप्लाई में जाएगा तो 8 माइनस ए 5 पूरे के डिवाइड में 8, तो 8 माइनस 3 हो जाए, मतलब 8 माइनस 5 हो जाएगा 3 डिवाइड बाय 8। तो पी ऑफ ए बार आपको मिला, यानी कि एक बॉय का नाम आए उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/8, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये एग्जांपल नंबर 7 खत्म हुआ। अभी हम आगे देखेंगे एग्जांपल नंबर 8। तो अगर नोट डाउन करना है तो कर लीजिए, और साथ साथ में लिखते रहिए या फिर खुद से कैलकुलेट करते रहिए, खाली वीडियो को देखिए नहीं, ठीक है, खुद से सॉल्व करना है साथ साथ में। ओके, हो गया। चलिए, तो अभी एग्जांपल 8 से आगे बढ़ेंगे। आप खुद से पढ़िए जब तक मैं बोर्ड रफ कर रहा हूँ, और देखिए खुद से अगर हो रहा है तो वीडियो पॉज, आगे बढ़ जाइए। तो एग्जाम्पल 8 में मेरे ख्याल से आप खुद से भी कर सकते हो, अगर आपसे खुद से हो रहा है तो पहले खुद से ही करो, इजी एग्जाम्पल है, ठीक है।
और अगर नहीं हो रहा है तभी बोर्ड पे देखो। ठीक है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि एक डब्बे में, मतलब एक बॉक्स में 3 ब्लू, 2 व्हाइट और 4 रेड मार्बल्स है। कितने डब्बे में, मतलब इन अ बॉक्स टोटल यहाँ पे है ब्लू मार्बल्स 3, व्हाइट 2 और रेड दिए हुए 4। चलो 3, 2 और 4, तो टोटल कितने मार्बल्स हो गए? ठीक है, टोटल हो जाएंगे हमारे पास 9 मार्बल्स। ठीक है, 9 मार्बल्स है हमारे पास। वो लोग पूछ रहे कि हम हाथ, डब्बे में हाथ ले डाल रहे हैं और कोई एक मार्बल पसंद कर रहे हैं, तो व्हाइट आए उसकी प्रोबेबिलिटी, ब्लू आए उसकी प्रोबेबिलिटी और रेड आए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। ठीक है, ओके। तो पहला हमें पूछा हुआ है कि इवेंट इसको बोलेंगे, या फिर आप इवेंट बी भी बोल सकते हो, इसको इवेंट डब्ल्यू, इसको इवेंट आर। ठीक है, तो इवेंट पहला बोला हुआ उन लोगों ने क्या कि वो व्हाइट हो, तो इवेंट डब्ल्यू बोलते हैं इसको, व्हाइट का डब्ल्यू। मार्बल कम्स आउट इज व्हाइट। ठीक है, वो लोग बोल रहे हैं कि मार्बल जो बाहर आएगा वो व्हाइट हो, तो कितने व्हाइट मार्बल है हमारे पास? तो वो है 2। टोटल मार्बल्स कितने हैं? तो वो है 9। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, तो पी ऑफ डब्ल्यू हो जाएगा हमारा 2/9। आपको लिखना है पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है, मैं टीचर हूं, मैं नहीं लिखूंगा, आप स्टूडेंट हो, आपको लिखना है ये। ठीक है, ओके। तो इसके बाद बोला हुआ है पी ऑफ डब्ल्यू के बाद हमें बोला हुआ है दूसरा इवेंट, इवेंट इसको बोलेंगे हम, दूसरा बोला हुआ है हमें ब्लू हो, तो इवेंट बी, मार्बल इज ब्लू। ठीक है, मार्बल कम्स आउट इज ब्लू, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो ब्लू मार्बल्स कितने हैं हमारे पास? वो है 3, तो पी ऑफ बी हो जाएगा कितना? ब्लू है 3/9। ओके, 3/9, तो हमारा आंसर आएगा 3 1 3, 3 3 9, 1/3। और तीसरा बोला हुआ है कि व्हाइट, नहीं रेड मार्बल। ठीक है, इवेंट आर क्या है? मार्बल इज रेड, तो रेड मार्बल आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो मार्बल इज रेड, तो यहाँ पे पी ऑफ सी बोलेंगे, तो पी ऑफ सी हो जाएगा हमारा कितना? 4/9। ठीक है, इसको आप रिड्यूस फॉर्म नहीं कर सकते इसका, तो यही आपका आंसर रहेगा। अभी इन तीनों को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे पी ऑफ डब्ल्यू प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ आर कितना हो जाएगा? करो चलो कैलकुलेट। तो पी ऑफ डब्ल्यू है हमारे पास कितना? 2/9 प्लस ये है 3/9 प्लस ये है 4/9। तो फाइनल आंसर अगर आप निकालोगे तो 2 प्लस 3 प्लस 4 अपॉन 9 हो जाएगा 9/9, जो कि हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये तीनों आउटकम्स, ठीक है, इनका सम, इवेंट्स का सम कितना हो गया? 1। तो ये तीनों भी क्या हो गई? एलिमेंट्री इवेंट्स। क्या बोलेंगे इनको? एलिमेंट्री इवेंट्स। ठीक है, तो आपको ये समझ आया होगा, तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। ओके चलिए, तो ये हमारा एक एग्जांपल भी खत्म, यहाँ पे हमारा एक एस कट गया। चल, तो अभी आगे है क्वेश्चन नंबर 9, एग्जांपल 9। वहां पे क्या बोला हुआ है एग्जांपल 9 में कि हरप्रीत है जो दो अलग अलग सिक्के, टू डिफरेंट कॉइन्स को एक साथ टॉस कर रहा है। ठीक है, एक 1 रुपए का है और एक 2 रुपए का है, तो एटलीस्ट 1 हेड आए उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। ठीक है, हरप्रीत थ्रोस 2 कॉइन्स, ठीक है ना, दो डिफरेंट कॉइन्स है उसको टॉस कराए। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे हरप्रीत थ्रोस 2 डिफरेंट
कॉइन्स। ठीक है, अभी यहाँ पे टोटल आउटकम कितने होंगे? तो टोटल आउटकम आप लोगों को पता होंगे, हमने पढ़ा हुआ है फर्स्ट लेक्चर में ही। सर यही फर्स्ट लेक्चर है, आप तो अभी एग्जाम्पल पढ़ा रहे हो? नहीं, पहले 2 बेसिक लेक्चर आ चुके हैं जिसमें हमने यही सीखा है कि 2 कॉइन टॉस करेंगे तो कैसे में आउटकम मिलेंगे। चलो पहले कॉइन पे अगर आएगा हमारा हेड, और दूसरे पे भी चलो सोच सकते हैं कि हेड आया। चलो पहले पे आया हेड, दूसरे पे टेल। अभी पहले पे टेल आया, दूसरे पे हेड। अभी पहले पे भी टेल, दूसरे पे भी टेल। तो टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे? 4 आउटकम आएंगे। ठीक है, 1 रुपए के कॉइन पे एक एच आया, 2 रुपए पे टेल, वापस एच, यहाँ पे भी एच। ठीक है, तो एच 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 टी। सॉरी, अभी पहले उछाला तो टेल आया, यहाँ पे हेड, ये भी टेल आया, ये भी टेल। ठीक है, तो ऐसे 4 आउटकम होते हैं। ठीक है ना, जब 2 कॉइन टॉस होते हैं ना तो आउटकम होंगे 4। कौन कौन से 4? ये 4। तो ये हमारे आउटकम्स है। कितने हुए ये? 4। उन लोगों ने बोला हुआ है कि आप ये निकालो कि एटलीस्ट 1 हेड आए। तो हमें पूछा हुआ है कि पी ऑफ इवेंट बोला हुआ है, इवेंट ई दैट, सॉरी दैट नहीं लिखेंगे, हरप्रीत गेट्स at least 1 head, 1 head। अभी एटलीस्ट का मतलब हमने देखा था कि एटलीस्ट का मतलब ये होता है, एटलीस्ट का मतलब द नंबर, मतलब 1 है ना, एटलीस्ट 1 का मतलब क्या होता है? तो एटलीस्ट 1 मतलब 1 और मोर देन 1। समझ आया कि एटलीस्ट 1 हेड आए यानी एक या एक से ज्यादा। एटलीस्ट 1 का मतलब ये होता है 1 और मोर देन 1। तो एक हेड आए या एक से ज्यादा हेड आए। चलो तो उसके पहले आउटकम्स बताओ, तो एक हेड आ रहा है या एक से ज्यादा आ रहे हैं? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक हेड है, यहाँ पे भी एक हेड आया, और यहाँ पे मोर देन 1 हेड यानी कि यहाँ पे 2 हेड आए। समझ आया? तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे हम, एच टी एक हेड, टी एच, यहाँ पे भी एक हेड, और यहाँ पे मोर देन 1 यानी यहाँ पे एच एच। ये यहाँ पे हमारे पास कितने आउटकम हो गए? यहाँ पे हमारे पास हो गए ये 3 आउटकम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये 3 आउटकम आए। तो अभी हमारा पी ऑफ ए क्या होगा? पी ऑफ ई। तो पी ऑफ ई हो जाएगा पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो पॉसिबल आउटकम है हमारे पास 3, टोटल आउटकम 4। यही हमारा आंसर। ठीक है, तो आप है ना यही क्वेश्चन में ट्राई करो एटमोस्ट 1 हेड। ठीक है, एटलीस्ट की जगह एटमोस्ट 1 हेड। ठीक है, तो यहाँ पे होता है एटमोस्ट का मतलब हमने लास्ट लेक्चर में सीखा हुआ, लेकिन रिवाइज कर लेते हैं कि एटमोस्ट का मतलब क्या होता है। तो एटमोस्ट का मतलब एटमोस्ट 1 अगर लिखा है ना तो 1 और लेस देन 1 होता है, यानी कि एक या एक से कम। ठीक है, एटमोस्ट 1 यानी एक या एक से कम, यानी 1 और 0, एक हेड आए या फिर 0 हेड आए। तो आप खुद से ट्राई करो, फिर मुझे नेक्स्ट टाइम या फिर कमेंट में बता देना क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, ओके। कुछ बच्चे हैं करते हैं कमेंट, बाकी मैं बोलता नहीं था ऐसे कि कमेंट करो, लेकिन मैंने देखा कि बच्चे आंसर देते हैं तो मैं सोचता हूँ कि चलो आप बताओ इस बहाने। तो अभी हमारा जो ये एग्जाम्पल 10 है वो नॉट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम, सेम टू सेम फॉर एग्जाम्पल 11। तो हम ये दोनों अभी स्किप करेंगे और एग्जाम्पल नंबर 12 पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल 12 क्या है? तो एग्जाम्पल 12 हमारे पास है जिसमें बोला गया है कि यहाँ पे एक बॉक्स है, उस बॉक्स में बहुत सारे शर्ट्स रखे हुए हैं। उन शर्ट्स में 88 शर्ट्स आर गुड क्वालिटी। ठीक है, 8 शर्ट्स है उसमें माइनर डिफेक्ट्स है, छोटी छोटी कमियां है, जैसे कि बटन टूट गया हो या फिर थोड़ा सा कुछ स्क्रैच बेस लगा हो। और 4 शर्ट्स है उसमें मेजर डिफेक्ट्स है। ठीक है, मेजर डिफेक्ट्स यानी कि बहुत ज्यादा गलत तरीके से उनको बनाया गया है या फिर प्रॉब्लम है उनमें बहुत ज्यादा। तो
ये जो बॉक्स है, उस बॉक्स में से जो ये शर्ट्स लेने ना, उसमें वो शर्ट्स लेने के लिए दो अलग अलग लोग आ रहे हैं। एक है जिमी और दूसरी है एक सुजाता। तो जिमी ऐसा एक मर्चेंट है जो क्या कर रहा है कि जो माइनर डिफेक्ट्स वाले शर्ट भी पसंद कर लेगा, और गुड क्वालिटी शर्ट जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, डिफेक्ट लेस शर्ट, उनको भी पसंद कर लेगा। ठीक है, तो नहीं ऐसा लिखा है, सॉरी, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि जिमी ओनली डिफेक्ट लेस शर्ट्स को ही एक्सेप्ट करेगा, खाली गुड क्वालिटी शर्ट्स जिसमें माइनर या मेजर कोई डिफेक्ट ना हो। और सुजाता ऐसी ओनर है या ऐसी ट्रेडर है जो माइनर डिफेक्ट वाले शर्ट्स भी लेगी, वो खाली मेजर डिफेक्ट वाले शर्ट्स को पसंद नहीं करेगी। ठीक है, तो ये दोनों, वो बैग में से कोई भी शर्ट निकाले और उसको पसंद करे, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें ढूंढनी है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ऐसा बोला हुआ है कि टोटल शर्ट्स कितने हैं, टोटल हमारे पास 100 शर्ट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफेक्ट लेस यानी कि गुड क्वालिटी के शर्ट्स है यहाँ पे 88। ठीक है, और माइनर डिफेक्ट्स वाले शर्ट्स कितने हैं, वो है 8। और मेजर डिफेक्ट्स वाले शर्ट्स है वो है 4। और टोटल हमारे पास कितने हैं, टोटल शर्ट्स है हमारे पास कितने, 100। ओके, ये हमें बोला गया है। अभी ऐसा बोला हुआ है कि जिमी खाली कौन सा शर्ट एक्सेप्ट कर रहा है, वो खाली गुड क्वालिटी यानी कि डिफेक्ट लेस शर्ट एक्सेप्ट कर रहा है। तो जिमी कोई शर्ट एक्सेप्ट करे उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढना है। तो इवेंट इसको बोलेंगे ए, जिमी सिलेक्ट्स अ शर्ट, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, जिमी शर्ट सिलेक्ट कर रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे हो जाएगा जिमी कितने शर्ट सिलेक्ट कर रहा है, वो खाली गुड क्वालिटी शर्ट्स। तो पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास क्या होंगे, तो पॉसिबल आउटकम खाली गुड क्वालिटी शर्ट्स के होंगे। तो गुड क्वालिटी शर्ट्स कितने हैं हमारे पास, देखिए गुड क्वालिटी शर्ट्स है खाली 88 यानी कि डिफेक्ट लेस वो है 88। ठीक है, तो उसका आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो पी ऑफ ए हो जाएगा पॉसिबल आउटकम। ये फॉर्मूला लिखना है, बहुत टाइम बाद देखा होगा आप लोगों ने बोर्ड पे, डिवाइड बाय टोटल आउटकम। तो पॉसिबल आउटकम हमारे पास है 88 और टोटल आउटकम हमारे पास है 100। तो यहाँ पे आंसर बन जाएगा हमारा 88 डिवाइड बाय 100। ऐसे डायरेक्ट लिखोगे इसको, कट मतलब ऐसे कटिंग करके डायरेक्ट लिखोगे तो लास्ट में आंसर आएगा आपका 0.88। ठीक है, या अभी इवेंट बी में ऐसा बोला हुआ है कि सुजाता जो है वो माइनर डिफेक्ट वाले शर्ट्स को एक्सेप्ट कर लेगी, खाली मेजर डिफेक्ट वाले शर्ट्स एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो यहाँ पे इवेंट बी में बोला हुआ है, इवेंट बी कि सुजाता एक्सेप्ट्स और सिलेक्ट्स अ शर्ट। तो सुजाता शर्ट सिलेक्ट करे, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो पॉसिबल आउटकम कौन कौन से होंगे, तो पॉसिबल आउटकम्स देखेंगे हम, तो वो होंगे हमारे पास, एक तो वो गुड क्वालिटी शर्ट्स ले लेगी जो जिसमें डिफेक्ट नहीं है, और वो कौन से शर्ट ले लेगी, और वो ले सकती है यहाँ पे माइनर डिफेक्ट वाले शर्ट्स। तो ये दोनों शर्ट्स वो पसंद करेगी। तो टोटल कितने शर्ट्स है जिसमें वो मना नहीं करेगी और एक्सेप्ट कर लेगी, तो वो हो जाएंगे 96। ठीक है ना, क्योंकि वो क्या, सुजाता ऐसे शर्ट एक्सेप्ट कर रही है जो मैं क्वेश्चन में बोला है कि वो माइनर डिफेक्ट वाले भी चलेंगे और गुड क्वालिटी शर्ट्स भी चलेंगे जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं। तो ये दोनों टाइप के शर्ट वो एक्सेप्ट करेगी। तो यहाँ पे इसकी पी ऑफ बी की बात करें तो वो कितना होगा, तो पी ऑफ बी हमें मिलेगा पॉसिबल आउटकम अपन टोटल आउटकम। तो पॉसिबल आउटकम है यहाँ पे 96 और टोटल शर्ट्स थे हमारे पास 100, तो वो सिलेक्ट करेगी 96 आउट ऑफ 100 यानी कि 0.96% चांसेस है उसके कोई शर्ट सिलेक्ट करने के। समझ आया आप लोगों को। तो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल नंबर 12 खत्म हुआ।
अभी एग्जाम्पल 13 है ना, वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। उसमें एक अच्छा सा टेबल मुझे बनाना पड़ेगा यहाँ पे, और वैसा ही टेबल मुझे बारी बारी 2-3 बार बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक्सरसाइज में एग्जाम्पल 13 जैसे बहुत सारे और क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, वो तीनों क्वेश्चन साथ में ही देखेंगे, वो 3-4 क्वेश्चन जो है वो। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। अगले लेक्चर में मिलेंगे एग्जाम्पल 13 और एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ। तब तक ये क्वेश्चन ठीक से समझिए, पढ़िए, आगे भी एक्सरसाइज खुद से ट्राई करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।